नमस्कार। नमस्ते। आगे सब लोग। अभी नहीं सर, मैसेज कर दूं। अभी नहीं सर। बड़ा सर टाइम लगाते हैं। आपकी आवाज रिपीट हो रही है सर, डबलिंग आ रही है। अच्छा, यस सर। अभी ठीक है। हाँ सर, अभी कुछ क्लियर आया। अच्छा ठीक। सर कल का पीडीएफ नहीं मिला था सर अपन को। भेज देंगे। यस यस। ये स्क्रीन दिख रही है ना? अभी राउंडिंग में स्टार्टेड हो रही है सर, शेयरिंग हो रही है। नहीं नहीं, आप लोग को दिख रही है कि नहीं? मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। नहीं नहीं सर। नहीं, अभी सर हम लोग को शेयरिंग शो कर रहा है सर। अच्छा, नेटवर्क इशू होगा सर। एक मिनट रुकिए, फिर से करता हूँ। यस सर, अभी शो कर रहा है। हो गया सर। दिख रहा है ना शेयरिंग? यस सर, अभी शो यस कर रहा सर, है। यस सर। अच्छा ठीक है। कल जो पढ़ा था, कुछ सवाल मैं आपको पूछूंगा, लेकिन आप। हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून यार। ये बोल रहा हूँ कि कल जो पढ़ाया था उसका पीपीटी शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो उसके बाद एक बार पढ़ लेना उसको। वो थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया था कल, ऐसा है क्या? नहीं सर। स्पीड ठीक है ना? मतलब ज्यादा तेज तो नहीं है? नहीं नहीं, ठीक है सर, क्लियर है। नहीं। चलिए ठीक है। और रुकना है? नहीं सर, स्टार्ट करिए, कंटिन्यू। ठीक है, तो अपने ये स्क्रीन दिख रहा है सबको? जी सर, जी सर। ठीक है, तो कल हमने क्या जाना था सुसाइड के बारे में, उसकी परिभाषा और ऐसे कुछ कारण जो सुसाइड के रिस्क फैक्टर को बढ़ाते हैं। जैसे व्यक्तिगत रिस्क फैक्टर था, रिलेशनशिप रिस्क फैक्टर था, कम्युनिटी रिस्क फैक्टर था और सोशल रिस्क फैक्टर था। आज जो अपन पढ़ेंगे सुसाइड एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ कंडीशंस के बारे में, जैसे कि मेंटल हेल्थ कंडीशंस या सुसाइड के रिस्क फैक्टर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें कि डाटा एस्टिमेशन बताते हैं। जो जो सुसाइड से यह जानकारी मिलती है कि 90% जो लोग होते हैं जिन्होंने सुसाइड किया है या सुसाइड अटेम्प्ट किया है, उन्हें कुछ ना कुछ मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होती है। ठीक है। जैसे कि मेंटल हेल्थ कंडीशंस एंड डिसऑर्डर में क्या क्या हो सकता है? जो सुसाइड के थॉट्स लाते हैं या इरादा इरादा जिसको इंटेंट बोलते हैं। जैसे कि एक होता है एंजाइटी बेस्ड डिसऑर्डर्स होते हैं। एंजाइटी मैं आपको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, जो इस टॉपिक में मैंने कवर करने की कोशिश की, एंजाइटी बेस्ड डिसऑर्डर होता है। एक होता है डिप्रेशन बेस्ड डिसऑर्डर, जो कि जो मेजर कारण होता है डिप्रेशन का वो होता है डिप्रेशन बेस्ड डिसऑर्डर। एक होता है बाइपोलर। बाइपोलर डिसऑर्डर को क्या बता पाएगा? कोई बताएगा? कहाँ के सब लोग? एंजाइटी और डिप्रेशन। एंजाइटी और डिप्रेशन, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन होता है। कुछ टाइम के लिए उसको अच्छा लगेगा, कुछ टाइम के लिए उसको बुरा लगेगा। तो बाइपोलर डिसऑर्डर है, जिसपे एक मूवी भी थी अपरिचित वाली। ठीक है, साइकोसिस है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, वो रिपीट हो गया। सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया का मतलब बास होना। हाँ?
आभास। आभास, हाँ। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, समझ पा रहे हैं? ओसीडी, बार बार ऐसा लगता है कि मन कर रहा है यस सर। हाथ धोने का, हाथ गंदे हैं, ऐसा ऐसा लगता है। तो ये वो चीज है ओसीडी, जिसमें आप अपने मतलब मर्जी आपका नहीं कर रहा है वो चीज करने का, लेकिन आप बार बार उसको करते रहोगे। जैसे आपको लगेगा कि आपका हाथ, आपने जैसे किचन में गए कुछ सामान छुआ, तो आपको लगेगा बार बार कि नहीं ये हाथ धोना है क्योंकि हाथ गंदा है, लेकिन आपने कुछ छुआ नहीं, बस आप किचन में गए। तो ये होता है, बाथरूम से निकले, आपने हाथ धो लिया, लेकिन आप फिर से जाओगे, हाथ धोगे, फिर से धोगे, फिर से। तो ये ऑब्सेशन है, ओसीडी जिसको बोलते हैं। ये भी एक बड़ा डिसऑर्डर है। एक होता है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन कई बार बचपन से ही होता है। जैसे कि बच्चे होते हैं जो कि सेरेब्रल पाल्सी वाले, सीपी चाइल्ड जानते होगे, जो पाँव और ट्रंक का कंट्रोल नहीं होता है, जिनका थोड़ा सा मेंटल में डेवलपमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बाय बर्थ, जब वो पैदा होते हैं तभी, तो उनमें मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम होती है। न्यूरोसिस, कोई नर्वस सिस्टम में दिक्कत हो गई, या कोई ट्यूमर हो गया, या बच्चों में स्पाइना बाइफिडा होता है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। डिस्थाइमिया और एक पैनिक इमोशनल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो पैनिक अटैक्स होते हैं जिसको। अब इसको 12वें नंबर पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अपनी पर्सनालिटी या ईगो से रिलेटेड कुछ दिक्कतें होती हैं, ठीक है। अपन ने पढ़ा था ना कल, ईगोइस्टिक, और 3-4 चीजें जो मैंने बताई थी सुसाइड के लिए, तो वो कॉज था। एक उसमें ईगोइस्टिक पर्सनालिटी अगर कोई हो तो वो भी एक डिसऑर्डर है। पीडियाट्रिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ठीक, बच्चों में साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं। एक तो पहला सीपी चाइल्ड है, सेरेब्रल पाल्सी जिसको बोलते हैं, ठीक है। ओपियोइड यूज करना, ड्रग्स यूज करना, मिक्स्ड ड्रग यूज करना, कैनबिस, ये वो, एल्कोहल अब्यूज, कैनबिस अब्यूज, सेडेटिव अब्यूज, ईटिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर्स भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, एसयूडी जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो पहला तो है कि कल जिसने मेरे को बोला था कि सर एंजाइटी के बारे में पढ़ाइए थोड़ा, तो एंजाइटी को हिंदी में क्या बोलते हैं यार? चिंता। चिंता होता है ना सर, मतलब है ना, ज्यादा चिंता करना। सर और चिंता, बेचैनी को क्या बोलते हैं? घबराहट। घबराहट, बेचैनी। हाँ तो बेसिकली एंशियस। एंशियस होना, घबराहट हो रही है, Yes, sir. तो ये सारी चीजें हैं हिंदी की, जो कि आपको, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो एंजाइटी जो है निराशा एवं दुख की उपज है, जब हम और हमारे कोई हमारे फीलिंग्स को ओवरलुक करता है, या भावनाएं जिसको बोलते हैं फीलिंग्स को दुख का कारण बनती हैं एवं एंजाइटी का रूप ले लेती हैं। वैज्ञानिक परिभाषा, जब भी कोई विचार या भावना अपने निश्चित स्तर से आगे बढ़ते जाते हैं, तो उसे एंजाइटी कहते हैं। जैसे कि दूसरा है थॉट्स, सोच या विचार हमेशा एक निश्चित सीमा तक ही किए जाने चाहिए। आउट ऑफ लिमिट्स विचार कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा मानेंगे कि जब तक कोई विचार हमें आपको परेशान ना करे तब तक ये सामान्य है, ठीक है। परंतु जब कोई विचार और सोच निश्चित स्तर से ऊपर जाकर आपको हैरान या परेशान करने वाले चिंता के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको एंग्जाइटी में बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी कितने टाइप्स की होती है? एक होता है जनरल एंग्जाइटी, जिसको सामान्य बोलते हैं। एक होता है अनकंट्रोल्ड एंग्जाइटी, जुनूनी। तीसरा होता है सोशल, सामाजिक एंग्जाइटी। फियर एंड फोबिया, फोबिया की स्पेलिंग गलत है, इसमें PH आएगा, PHOBIA है। डर या वहम होना, जिसको फोबिया बोलते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये अपन ने पढ़ा ही था, बहुत बार पढ़ लिया। PTSD जिसको बोलते हैं, ट्रॉमा के बाद जो होता है, कोई भी ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल, मेंटल या फिजिकल ट्रॉमा, तो PTSD एक उसमें टर्म यूज हुआ था। घबराहट होना, पैनिक डिसऑर्डर्स होने, ठीक है। इंटेंस फियर, रिकरिंग पैनिक अटैक्स एट अनएक्सपेक्टेड टाइम्स, मतलब अपन खड़े हुए हैं, कुछ और सोच रहे हैं, लेकिन हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, वो रिपीटेशंस हो रहे हैं, उस अटैक्स वो जो हो रहे हैं, बार बार आपके माइंड में आ रहा है, ठीक है। अननोन रीजन है उसका, कोई कारण नहीं पता, लेकिन वो बार बार आपको चीज परेशान कर रही है, वो पैनिक अटैक होता है। सर इंग्लिश में घबराहट को क्या बोलते हैं?
घबराहट यार, घबराहट ही लिखते हैं, इसलिए मैं पूछना चाह रहा था। ऐसा एंजाइटी हम लोग, मैं वही सोच रहा था कि एंजाइटी, शायद मेरे को लगा कि एंजाइटी भी एक घबराहट के फॉर्म में होगा, जी बेचैनी होना, घबराहट होना, तो मैं तो उसको एंजाइटी समझता हूँ, घबराहट को, जब जी पेशेंट आता है। लेकिन हम लोग उसी को, जो वो उसका लैंग्वेज होता है उसी में लिखते हैं, इंग्लिश में भी घबराहट ही लिखते हैं हम लोग, इसलिए। जी सर। ठीक है। और ओसीडी एंजाइटी होती है, बार बार irrational thoughts आते हैं that will leads to perform specific repeated behaviors। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, हाथ धोना, खड़े हैं बाथरूम। मंत्र चाळेपणा। हाँ हाँ। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग जज्ड बाय द अदर्स। कोई हमें जज कर रहा है, कोई हमें देख रहा है, हम मतलब उसकी चिंता करने लगते हैं लोगों की, कि लोग क्या सोचेंगे, ये वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। और एक होता है परफॉर्मेंस एंजाइटी। ये किसी को फील हुआ है कभी, परफॉर्मेंस एंजाइटी? काम का ना सर? काम का, किसी भी चीज, प्रेशर लेना, ये सारी चीजों में परफॉर्मेंस की एंजाइटी होती है। पहली बार आप स्टेज पे जाते हो, वो भी एक फ्राइट है, जो कि लोग महसूस करते हैं उस चीज को। तेंदुलकर जब वर्ल्ड कप खेलते हैं तो एंजाइटी होती है परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस एंजाइटी, बिल्कुल। इस 100 का शतक बनाना है और जीतना है। बिल्कुल, एकदम सही एग्जांपल है। ठीक है। रीजंस ऑफ एंजाइटी के क्या हो सकते हैं? जैसे कि थॉट, आपको बताया, थॉट, छोटी से छोटी बातों से मतलब ज्यादा सोचना एवं ऐसा लाइफ में बार बार होना एंजाइटी का कारण या लक्षण है। इसके कारण हम अपने महत्वपूर्ण कार्य अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक है। थॉट्स, सर का बोलना है कि लोग 1 घंटे का तुम मत बोलते, लगे रहने बोलते रात भर। ठीक है, अगर सेकंड है स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं। ठीक है। कार्य का कोई बोझ लेना, तनाव, अपने किसी खास का निधन या प्रेमिका से ब्रेकअप जैसी आम घटनाएं, या ऑक्यूपेशनल हजार्ड होना, ये सारी चीजें स्ट्रेसफुल कंडीशंस में आती हैं। जो डे टू डे लाइफ में हो रहा है सब स्ट्रेसफुल ही है। फैमिली हिस्ट्री एक है, जिसमें जिन व्यक्तियों के परिवार में मानसिक विकार जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स जुड़ी प्रॉब्लम होती हैं, उन्हें एंजाइटी की समस्या जल्दी होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि ओसीडी विकार एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ सकता है, जा सकता है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स विद जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, एक है हेल्थ कंसर्न्स। हेल्थ कंसर्न में क्या है? मेजर, सुप्रा मेजर सर्जरी कराना, कैंसर होना, अस्थमा, थायराइड, डायबिटीज, बीपी का बढ़ना, लो बीपी होना, ये सब चीजें आपको मिलेंगी उस मरीजों में। ट्रॉमा होने के बाद जो पीटीएसडी होता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स होना, क्रोनिक पेन्स, ठीक है, जैसे बीमारियों से जूझना एवं कार्य क्षमताओं में दिन प्रतिदिन गिरावट। इन बीमारियों के कारण आप टेंशन लेते हैं, और टेंशन से आपका हेल्थ का जो स्टेटस है वो और डाउन होता है। तो ये भी एक तनाव में लोग रहते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। यंग पेशेंट्स, यंग जो लोग होते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा एंजाइटी की प्रॉब्लम्स होती है, जो 18 से कम में भी होते हैं, 12 से 18 या उसके बाद। ओल्ड एज वाले हैं, उनको अपनी तबियत की चिंता रहती है कि मैं 50 हो गई हूँ, मेरे को 10 बीमारियां हैं, हार्ट का स्टेंटिंग हुई है, तो मैं कितना जीऊंगी। तो ये सारी चीजें हैं, जो इस बीमारियों से जूझ रहा है उनको भी एक हाई रिस्क में आते हैं। हेल्थ कंसर्न एक होता है इंटॉक्सिकेशन, जैसे कि जो बहुत जल्दी ही नशा करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो छोड़ने की दिक्कत है, जैसे कि दुख, परेशानी, निराश, उदासी एवं तकलीफ भुलाने या कम करने हेतु शराब पीने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो, उनको लगता है कि जो इनका एंजाइटी है कम हो जाएगा। नशीली दवाएं खाना या अन्य दूसरे नशों का सहारा लेना एंजाइटी को कम नहीं करता है। ये सारी चीजें बस सोच है। तो सोच को बदलने के लिए आपको ये चीज जानना है, अवेयरनेस है, ये एक बड़ा बात है। कि आप सोचते हैं कि आप ड्रग्स ले लेंगे तो आप उसमें हाई ना होके लो हो जाएगा आपका एंजाइटी, तो एकदम गलत है। ये एकदम रिवर्स एक्ट करता है। ठीक है। बल्कि हाइपर एंजाइटी में कन्वर्ट होता है, और नशे या नशे का असर खत्म होते होते फिर वो वही परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो ये एक तरह से साइकिल है। आपने सोचा कि उसको कम करें, लेकिन कम ना होके वो उल्टा रिवर्स एक्शन करती है, और फिर चीजें वही और परेशानियों में कन्वर्ट हो जाती है। एक होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें ध्यान रखें, कुछ लोगों को पूर्णतः परफेक्शन से कार्य करने की आदत होती है। जैसे कि भाई
एक एग्जांपल है, घर में कई लोगों को सफाई चाहिए एकदम, वो ग्लास अगर वैसे रखा है तो वैसे ही रखा होना चाहिए। अगर आपने उनके सोफे का हल्के से इधर से उधर किया तो वो बार बार वहां पे जाएंगे, उसको सही करेंगे। तो ये परफेक्शन चाहते हैं वो लाइफ में, परफेक्शन से कार्य करने की आदत होती है, परंतु ये आदत सनक या जिद बन जाए तो ये एंजाइटी का रूप ले जाती है। और यदि जिन उन लोगों में जैसे अनवांटेड घबराहट और एंजाइटी के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स एक ट्रीटेबल मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं सब ट्रीटेबल है, जो कि मानव के ब्रेन या एवं बिहेवियर को अफेक्ट करता है, उसका नाम है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, जिसमें मरीज इनेबल अयोग्य होकर कंट्रोल नहीं कर पाता एवं सब्सटेंस का यूज करते रहता है, चाहे वो सब्सटेंस लीगल या इलीगल हो, जैसे कि ड्रग्स, अल्कोहल या सर्टेन मेडिकेशंस हैं। कुछ बेहोशी की दवाएं भी होती हैं, जैसे यूज करके लोग अपने आप को नशे के कन्वर्ट करते हैं उसको। एनेस्थीसिया ड्रग्स हैं, वो लोग ज्यादा यूज करते हैं इन सब चीजों के लिए। ठीक है, अब हो गया कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, वो बहुत आराम से आप बता सकते हैं। जैसे कि अनवांटेड थिंकिंग, एक तरह से जितना टाइप है वही ये सारी चीजें थिंकिंग सिम्टम्स हैं। अनवांटेड थिंकिंग आना, ठीक है, इंक्रीज हार्ट रेट होना, उसको लगेगा कि उसकी धड़कनें बढ़ गई हैं, उसको दिल में लगेगा कि अंदर कुछ धक 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 हो रहा है, उसको पाल्पिटेशंस बोलते हैं। ठीक है, चेस्ट पेन होना, चेस्ट पे स्ट्रेन लगना, खिंचाव लगना, सांस फूलना, फियर टू फेस पीपल, लोगों का सामना नहीं कर पाना और लोगों से बात कम करना। मैंने कल बताया था आपको 3 चीज होती है डिप्रेशन के लिए, हेल्पलेस, होपलेस और वर्थलेस। ठीक है, तो होपलेसनेस लगता है उसको, पास्ट थिंकिंग एंड रिफ्रैक्शन, रिपीटिशन, बार बार लगेगा कि पुरानी चीजें उसको बार बार याद आएंगी और वो बार बार रिपीट होंगी। मसल्स में स्ट्रेन होता है, वो एक तरह से वीक हो जाता है, तो जो मसल्स हैं उसमें लैक्टिक एसिड जो होता है वो जल्दी बनने लगता है, जिसके कारण उसको स्ट्रेन लगता है, स्ट्रेन। ठीक है, रेस्टलेसनेस, अनईजीनेस होना, फियर ऑफ अटैक्स और डेथ। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर नॉन कंपल्सरी थिंग्स, जिद करना, वही मैंने आपको पहले जो एक टाइप था जिद। और रिपीटेटिवली करेक्ट थिंग्स एंड क्लीनिंग, जिसको मैंने बताया कि हाथ धोना है, ये सारी चीजें परफेक्शन से काम करना, उसको ओसीडी की सिम्टम्स होंगे। फियर टू क्रॉस रोड्स एंड ड्राइव करने में उसको लगेगा कि नहीं मेरा कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, जबकि उसको आता है लेकिन वो नहीं अब चाहता है, कुछ ऐसा हुआ उसके साथ कि वो ये चीज नहीं कर पा रहा है, जबकि उसको आते हुए भी। तो मूविंग इन लिफ्ट्स एंड फ्लाइट्स, जिसको क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं, क्लोज्ड स्पेस, क्लोज्ड जगह में, ठीक है, भीड़ भाड़ में उसको डर लगता है, वो फोबिया के फॉर्म में फियर लगेगा उसको। इरिटेबिलिटी जिसको बोलते हैं, फटीग है, अनएक्सपेक्टेड उसको दर्द होंगे, एक्स एंड पेन्स। और सोने में सबसे प्रॉब्लम होती है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है डिप्रेशन एंजाइटी का कारण है, स्लीप। स्लीप भी नहीं आती है, तो सबसे बड़ा जो हमारा सर्केडियम रिदम होता है स्लीप का, वो बिगड़ जाता है साइकिल। ठीक है, तो एंजाइटी से क्या क्या कारण मतलब रिजल्ट्स हो सकते हैं, उसका आउटकम क्या है। सबसे पहले फ्लेयर अप हो जाता है, उत्तेजित हो जाना, उत्तेजित सॉरी, जैसे कि हाइपर नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम वो हाइपर एक्टिव हो जाना, एंजाइटी होती है, पाल्पिटेशंस होते हैं, मैंने जो आपको बताया कि उसको धक धक करेगा, उसको उसको स्वेटिंग का फील लगेगा। तो तुरंत अगर कभी ऐसा लगे किसी को पाल्पिटेशंस हो तो अपन सोचते हैं कि हार्ट की कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन जब आप उसका ईसीजी भी करवाओगे तो वो सब नॉर्मल होगा। वो एक एक्चुअली सिम्टम है, बट वो हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कारण जो है वो ये सब करा रहा है। लेकिन दिल अगर उसका आप चेक करेंगे ईसीजी करवा के तो वो सब नॉर्मल आएगा। ट्रेमर्स लगती हैं उसको, हैंड्स एंड लेग्स के ट्रेमर्स होंगे, ड्राई माउथ होगा। ठीक है, घबराहट होना, जो आपने पूछा था अभी, घबराहट को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देखिए घबराहट को घबराहट ही बोलते हैं। अनलिमिटेड थॉट्स आने, अनलिमिटेड थिंकिंग, अनवांटेड थॉट्स थिंकिंग, घबराहट। या उसमें उसके जो सिम्टम्स होते हैं, चेस्ट में बोलेगा कि खिंचाव लगना, स्ट्रेन होना, एंजाइटी होनी। ठीक है, उसको थकान लगेगा, जिस तरीके से मैंने बताया कि मसल्स में स्ट्रेन होता है, लैक्टिक एसिड जल्दी बनने लगता है और उससे उसको थकावट ज्यादा लगती है, हाई टायर्डनेस लगेगी। और उसको एनालाइज करेंगे जनरली तो वो एंजाइटी का कारण होता है, जिसमें हेडेक होगा, घबराहट होगा
एंजाइटी तो आप बता ही देंगे कि उसका नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और स्लीपलेस मतलब नींद ना आना, डिफिकल्ट होता है, ऐसे लोगों को कंसंट्रेशन मतलब ध्यान लगाने में दिक्कत होती है, हाई एंजाइटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, एंजाइटी बढ़ जाना, हाई एंजाइटी डिफिकल्टी होती है फोकस करने में, कंसंट्रेशन करने में दिक्कत होगी, और ये सारी चीजें मेमोरी को अफेक्ट करता है। जब आप एक चीज से डरते हैं या उस चीज को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं तो आपकी मेमोरी जो है वो उतना जल्दी एक्टिव नहीं रहती जितना आप नॉर्मली जो चीज सोच के करें। अनवांटेड थॉट्स आते हैं तो आपका जो नॉर्मल डेली लाइफ है उसको हैम्पर करेगा, मतलब दिक्कत देगा, ठीक है। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, एंजाइटी है जो कि इरिटेशंस करते हैं माइंड में फोकस, और उससे क्या होता है कि एंगर होता है, इरिटेबिलिटी होती है, और आपकी जो सोशल स्टेटस है वो भी गिरते जाता है, एक्टिविटी जो होती है, दिक्कत होती है, सोशल डिस्टेंसिंग, आप चाहते हो कि मैं अकेला रहूं, और ये सारी चीजें जो सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के वो आने लगते हैं, और आप चाहते हो कि आप अलग रहो, किसी का सहायता ना लो। मस्कुलर स्ट्रेन, एक तरह से मैंने बताया कि एंजाइटी होती है तो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन के कारण फ्लेयर अप हो जाता है और अटैक करता है नर्वस सिस्टम पे, और फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी फीलिंग होती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको नर्वस सिस्टम पे खेल रही है, और नर्वस सिस्टम के कारण आपका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जिसपे कि स्ट्रेन हो रहा है, और मसल्स वीकनेस है, आपको नर्वस सिस्टम में एक्टिवनेस बढ़ गई है, ये सारी चीजें उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। डिससेटिस्फेक्शन, असंतुष्टि का अभाव, ठीक है, जैसे कि वही एंजाइटी हुई तो इनसिक्योरिटी था, इनसिक्योरिटी से आपको सैडनेस होती है, और कंसिस्टेंट होता है ये सैडनेस, अगर जब लगातार रहे उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, और आप डिससेटिस्फेक्शन रहता है आपको, और रिड्यूसेस द लाइफ हैप्पीनेस, इसमें बंदा और डिप्रेस रहेगा। ये दिख रहा है ना? बोल नहीं रहा कोई? हाँ सर, दिख रहा है। देख रहे हैं जी सर, सर, दिख रहा है। ठीक है। तो हु इज एट हाई रिस्क ऑफ एंजाइटी, जैसे कि एक होता है पर्सनालिटी ट्राइट्स, लाइफ हिस्ट्री, जेनेटिक्स, अदर हेल्थ कंडीशंस हैं, तो जिसमें कि पर्सनालिटी ट्रेट्स में क्या क्या है, शाइनेस होना, नर्वसनेस होना, इंट्रोवर्ट होना, समझ रहे हैं ना? बहुत सिंपल चीजें हैं जो कि आपको खुद पता होगा कि ये सारी चीजें एंजाइटी के कारण हैं, और आप इस फैक्टर्स हैं जो ब्रॉड हेडिंग्स हैं, पर्सनालिटी ट्राइट्स हैं, शाइनेस रहती है, नर्वसनेस रहेगा, इंट्रोवर्टनेस रहेगा, लाइफ हिस्ट्री अगर देखा है तो दिस इंक्लूड्स बीइंग एक्सपोज टू नेगेटिव और स्ट्रेसफुल लाइव इवेंट्स। आप इसमें एक्सपोज करोगे अपने आप को, नेगेटिव थॉट्स, लोगों से बात करोगे तो आपको लगेगा सब नेगेटिव बातें कर रहे हैं, आप उस चीज को कन्वर्ट कर लोगे नेगेटिव थॉट्स को स्ट्रेसफुल कंडीशंस में, और आपकी जो लाइफ की हिस्ट्री होगी वो और थोड़ी डिप्रेसिव होगी, ठीक है। थर्ड है कि जेनेटिकली, जैसे जेनेटिक्स ऑफ दोज हु हैव अ डायग्नोसिस ऑफ एंजाइटी, 25% लोगों को ये है कि 25% में फर्स्ट डिग्री जो रिलेटिव्स होते हैं उनमें डिप्रेशन के साइंस हैं, तो हु आल्सो आर डायग्नोसिस ऑफ, मतलब ये है कि अगर आपके पास फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मतलब एक तरह से अगर फैमिली हिस्ट्री में प्रीवियस हिस्ट्री रही है डिप्रेशन की, एंजाइटी की, या सुसाइडल अटेम्प्ट्स की, तो घर में मैंने जो आपको पिछली बार बताया था वो भी एक साइंस होता है कि आपको मिलेगा। तो इसलिए जेनेटिक्स मतलब फैमिली हिस्ट्री होना भी बहुत जरूरी है, उसको आपको पता होना चाहिए घर में किसी के हुआ तो नहीं है ऐसा, जो 25% अगर है ऐसा तो चांसेस ऑफ एंजाइटी बढ़ जाता है उन लोगों में, तो वो रिस्क फैक्टर्स हैं। अदर हेल्थ कंडीशंस, लेकिन जैसे कि वही बताया कि थायराइड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, थायराइड के साथ आपको शुगर है, बीपी है, तो ये सारी चीजें हैं हेल्थ कंडीशंस को वो मतलब प्रोन करती है एंजाइटी के लिए, ठीक है, मतलब एक तरह से बीमारी जो कि हार्मोनल डिसऑर्डर है। फिफ्थ हो गया आपका स्टिमुलेंट, अगर आप कैफीन, स्पेसिफिक सब्सटेंस या मेडिकेशंस लेते हैं जो आपको डिपेंडेंसी कर देती है उस दवा के लिए, तो एक तरह से ये आपको लीड करता है डिप्रेशन का, क्योंकि आप उस पर आदी हो, ठीक है। टेस्ट एंड डायग्नोसिस कैसे बनाया जाए एंजाइटी का, तो एक सिंगल टेस्ट है, कैन नॉट डायग्नोस एंजाइटी, जो कि एक सिंगल टेस्ट डायग्नोस नहीं कर सकता एंजाइटी को, वो उसमें बहुत मल्टी फैक्टर्स होते हैं,
जो आपको कई लोगों का डॉक्टर्स का रेफरेंस भी लेना होता है, साइकोलॉजिस्ट का, ठीक है, मेडिकल फिजिशियनिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, तो एक टीम वर्क होता है। तो आप सिंगल टेस्ट करके आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते ये एंजाइटी है इस बंदे को या बंदी को, ठीक है। इंस्टेड एन एंजाइटी डायग्नोसिस रिक्वायर्स अ लेंथी प्रोसेस ऑफ, उसमें आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, मेंटल हेल्थ टेस्ट करोगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, और एक क्वेश्चनर्स होता है, ये गूगल पे मिल जाएगा, साइकोलॉजिकल क्वेश्चनर्स होते हैं, जो स्कोरिंग सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें आप उसको कट आउट करोगे, निकालोगे, उसमें दिया हुआ है, एक बार इसको देख लेना, साइकोलॉजिकल हाँ काउंसलिंग करते सर। काउंसलिंग करते हैं तो ये क्वेश्चनर्स होते हैं, ये हर साइकेट्रिस्ट जो डिपार्टमेंट होता है उनके पास भी होता है, और बाकी गूगल पे अवेलेबल है। सम टाइम डॉक्टर्स में कंडक्ट करता है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें कि वो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, टू रूल आउट कोई अंडरलाइंग उसको कोई मेडिकल कंडीशंस तो नहीं है जिसके कारण ये हो रहा है। तो कारण जानना जरूरी है कि एंजाइटी या इसका कारण क्या है, तो उसके लिए मेडिकल टेस्ट कराते हैं कि और कोई बीमारी तो नहीं है जिसके कारण ये हो रहा है, जैसे कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, टू रूल आउट कोई मेडिकल कंडीशंस दैट कुड कंट्रीब्यूट टू द एंजाइटी सिम्टम्स। और सेवरल एंजाइटी टेस्ट एंड स्केल्स हैं, tools are also used to help a doctor in the assessment of anxiety level, ठीक है। एंजाइटी का जो ट्रीटमेंट है, जैसे कि एंजाइटी किसी भी चीज से हो सही समय पर उसका इलाज हो, मतलब कुल मिला के अर्ली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होना चाहिए, ठीक है। जल्दी ही अगर आपने उस चीज को डिटेक्ट कर लिया है तो उसका इलाज भी होना बहुत जरूरी है, यदि नहीं किया तो घबराहट एवं एंजाइटी के दौरे पड़ेंगे, जिसको इन फ्यूचर में चांसेस ऑफ डिप्रेशन में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं। एंजाइटी में लीड टू डिप्रेशन, तो एंजाइटी एक कारण हो सकता है डिप्रेशन का। इनसिक्योर चांसेस ऑफ डिप्रेशन, इट इज अ ट्रीटेबल। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जितना भी अपन पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें ट्रीटेबल है, ठीक है। इट इज अ ट्रीटेबल एंड टेक इट सीरियसली, इसको मजाक में नहीं लेना है। कल ही मैंने बहुत आपको बताया, 10 मिनट इसका लेक्चर दिया कि ये एक सीरियस कंडीशन है, तो आपको अच्छे से इसका इलाज करवाना चाहिए, ठीक है। अगर एंजाइटी से कोई भी व्यक्ति पीड़ित है और उसमें से भी लक्षण अगर उसको कोई दिखाई देते हैं, सबसे अच्छा यही है कि आप तुरंत अपने परिवार से बात करें एवं इलाज के लिए अच्छे या नजदीकी डॉक्टर, जैसे एमडी मेडिसिन जो मैंने बताया, फिजिशियन को दिखाइए, साइकेट्रिस्ट को दिखाइएगा, साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, ठीक है। मनोचिकित्सक से इलाज कराएं, किसी अदर स्पेशलिटी के डॉक्टर से ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट अगर ऊपर बताए गए डॉक्टर ही कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो इस विशेषज्ञ में अपनी हर संभव मदद करेंगे। सर आजकल डॉक्टर देखते हैं दिन भर एंजाइटी का दवा ज्यादा लिखते हैं, नॉर्मल पर्सन हो जो भी हो जिनको नींद भी नहीं आ रहा है थोड़ा, तो उनको भी एंजाइटी की दवा लिख देते हैं, मतलब जो भी है, मतलब ज्यादातर आजकल डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जस्ट नॉर्मली जस्ट। हाँ आप बोलो 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 बोलो। हाँ सर, अब ये मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर आजकल में रेगुलर नॉर्मल पर्सन भी जिनको एंजाइटी है, मतलब ऐसा है नहीं इनको नींद नहीं आ रहा है थोड़ा सा, फिर भी वो एंजाइटी का मतलब दवा मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ज्यादातर कर रहे हैं, मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ आजकल सर। और ये ट्रेंड बहुत ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है सर। नॉर्मल पर्सन जिसको एंजाइटी भी नहीं फिर भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है एंजाइटी की दवा, ये सर ऐसा क्यों सर? एक्चुअली वो पेशेंट जब खुद कहता है कि मेरे को बीमारी है और डॉक्टर देख रहा है इसको कोई खास बीमारी है ही नहीं, उस कंडीशन में देना पड़ता है पेशेंट, ठीक है ना सर? वो नहीं, मतलब ये बात तो मैं कंक्लूड करूंगा। गोपाल जी आपको सुन लिया, सर का भी सुन लो। हाँ वो ठीक है, आप लोगों ने जो बात की एकदम ठीक है, और आपका क्वेश्चन बढ़िया था, मैं मानता हूँ इस चीज को, क्योंकि देखिए, लेकिन मैं ये चीज समझता हूँ, जो जितने भी लोग अगर इस चीज को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, देखिए तो कारण होना जरूरी है। अगर किसी भी पेशेंट ने अगर कुछ, देखिए आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें एज रिलेटेड नहीं है, ये किसी भी मोर देन टीन एज अगर बात करें 15 के बाद किसी को भी होने की संभावना बहुत है, और ये यंग्स में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ ओल्ड पेशेंट्स इतना ज्यादा मैंने नहीं देखा है कि उनको डिप्रेशन की दवाई चलाई गई हैं, लेकिन ये जो जो पीक चल रहा है, जो डिप्रेशन के लिए जो दवा देते हैं, उनका जो एज है वो अराउंड 15 से 45 या 50 तक होगा,
क्योंकि लोग अगर इस चीज के लिए अगर अपन उसको दवा नहीं दें तो प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट होता है, हम उसको क्योर, एक्चुअल में ये क्योर नहीं कर रहा है। डिप्रेशन इज नॉट टोटली ट्रीटेड बाय द मेडिसिन, ये बात याद रखें, क्योंकि वो क्या करता है, वहां पे जो नर्वस सिस्टम है उसकी जो रिसेप्टर्स है वहां पे जाके उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। लेकिन इससे ट्रीटमेंट आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो। उसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि आप जाके उस दवा के थ्रू एक काम कर रहे हो, रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे रहे हो। बट अगर वो ऑलरेडी उस कन्वर्जन में है, मान लीजिए सुसाइड के अटेम्प्ट्स में करने वाला है या डिप्रेशन में है, या अगर उसको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, तो मैं तो बोलूंगा कि सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि पहले काउंसलिंग, ठीक है, आपको कम से कम एक काउंसलिंग बहुत जरूरी है दवा स्टार्ट करने से पहले। क्या होता है, अगर आप मतलब आपका जो क्वेश्चन है मैं समझ गया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये है कि पहले आपको हमेशा काउंसलिंग करनी चाहिए, आपको कुछ टेस्ट कराने चाहिए, ब्लड टेस्ट, ये सारी चीजें रूल आउट करनी चाहिए, तब जाके आप अगर स्टार्ट करो तो वो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि अगर आपने उस दवा को स्टार्ट कर दिया तो ये क्या होता है ना कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, मैंने लड़कियों में ज्यादा देखा है, वो लोग क्या चाहते हैं कि वो दवा चाहते हैं कि सर जो आपने दवा दी थी उससे आराम मिला तो आप उसको कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि वो चीज नहीं हो रही है, तो वो डिपेंडेंसी बन जाती है। तो वो भी एक साइड इफेक्ट इस दवा का, ये डिपेंडेंसी होना भी एक गलत है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो देखो, अपन सबका अलग अलग प्लान ऑफ केयर होता है, तो जो डॉक्टर अगर ऐसा कर रहा है मेजोरिटी बेसिस पे, उनको जरूर कुछ ऐसा लगा होगा, और साइकेट्रिस्ट तो वैसे भी बहुत ज्यादा उस चीज के लिए पढ़ाई लिखाई किए होते हैं ना, ठीक है। राइट सर। तो वो चीज अगर अगर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैं भी अगर कुछ करवाऊंगा, दिखवाने जाऊंगा, तो मैं उनकी बात मानूंगा और उसमें डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके स्पेशलिस्ट है ना। थैंक यू सर, थैंक बिल्कुल, तो यही है। हेलो सर, इस वक्त ना हम्म, मैं राजस्थान कोटा से बात कर रहा हूँ। जी इस जी। वक्त सर हमारे यहाँ पे 8 मंथ में लास्ट 28 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। तो यहाँ पे सर वही चालू है, अभी 2 मंथ के लिए टेस्ट पे को बैन लगा हुआ है। बहुत हंगामा मचा हुआ है यहाँ पे। सब उसी कारण अच्छा। परेशान है, एंजाइटी कारण परेशान है यहाँ पे। मैं भी जब बच्चों अच्छा। देखता हूँ, अभी तक मतलब 300 बच्चे देख चुका हूँ। तो उनको अच्छा। पहले काउंसलिंग ही करना होता है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कल क्या खाए थे, ये बिल्कुल। बताओ वो बताओ, तब जाकर से उनको लिखना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो है ना। अधिकतर बच्चे वही बोलते हैं कि सर घबराहट हो रही, घबराहट हो रही। और सबके सर उतनी हम्म। ही है, कितना है, 15 से लेके 20 तक के बस। है ना, वही मैं कह रहा था कि बहुत तो अर्ली एज में आजकल ये चीजें हो ये रही है। आपने सही ये आपने सही बताया कि जो एज 15 से 20 के आसपास वाले ही ज्यादा आते हैं, और वही ज्यादा बहुत। कमेंट करते हैं कि ये हो रहा है करके। और क्या है, उस समय हम ये सोचते हैं कि उनको तो कुछ दिक्कत होगा नहीं यार, कारण क्या है, कारण कुछ और ही होता है। आजकल आप जानते ही हो, टीन एज में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। पहले इतना नहीं था, अब चीजें मोबाइल होना, ये होना, फिर कम्युनिकेशन बढ़ता है और फिर क्या क्या चीजें कर जाते हैं, तो पहले का सिस्टम पूरा चेंज हो गया। डिप्रेशन जो है 2030 तक टॉप पे होने वाला है। सुसाइड डिप्रेशन ये तो है ही हमारे इंडिया में सबसे ऊपर, सुसाइड तो है ही, डिप्रेशन भी 2030 में मुझे लग रहा है कि बोल रहे थे कि फर्स्ट पे आने वाले हैं इंडिया डिप्रेशन में। तो ये है कि अर्ली, क्योंकि जो जनरेशन है हमारी इंडिया में वो यंग ही डिसाइड करते हैं ना। तो अगर 2030 तक अगर यही 50 से 20 एज में अगर इतने ज्यादा पॉपुलेशन में दिखेगा, तो वो अफेक्ट करता है आपकी पॉपुलेशन की रैंकिंग को, उसमें जो डिजीज है उसको भी अफेक्ट करता है। ठीक है, तो एंजाइटी कैन बी ट्रीटेड बाय मेडिसिन और काउंसलिंग कॉम्बिनेशन वाइल सफरिंग ड्यू टू एंजाइटी। तो उसके लिए आपको ब्रेव रहना है और आपको फाइट करना है, मतलब जिस तरीके से काउंसलिंग करनी है कि ब्रेव रहना है, फाइट रहना है टू डिसऑर्डर। समस्या होने पर उसका हल या नहीं, हल ये नहीं है कि आप उसे अंतिम सत्य मान लें और सोचें जो चल रहा है वही चलने दें, मतलब एक तरह से उसको छोड़ना नहीं है, उसके लिए आपको फाइट करना है। वन फाइन डे एंजाइटी विल गो अवे, ये कहावत है ठीक है। सर सावधान। एक क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है, हाँ, मेडिकेशन सर कितना परसेंटेज हेल्प करेगा और काउंसलिंग कितना हेल्प करेगा सर? व्हाट इज देखिए द परसेंटेज? मेडिकेशन, या देखिए एक्चुअल में मैं आपको परसेंटेज तो नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ के बताऊंगा। लेकिन बात यह है कि मेडिकल जो काम करती है वो एक सपोर्ट है, सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट, वो बोलते हैं, कहावत है मेडिकल लाइन में कि मेडिसिन इज जस्ट लाइक अ प्लेसिबो इफेक्ट प्ले करता है। शेल आई प्लीज, जो मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जो भी पेशेंट आते हैं, उनका जो प्रॉब्लम्स होता है, ये जनरलाइज बोल रहा हूँ, तो ऑलरेडी 50% खत्म हो जाता है मेडिसिन से। बाकी जो होता है काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता 50-60% से ज्यादा मेडिसिन कुछ काम करता है। वो ये कुल मिला के है कि आपको अपना काउंसलिंग और मेडिसिन दोनों पार्ट
अगर रहेगा ये एंजाइटी डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में, तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि जो आउटकम होता है वो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे एज अ परसेंटेज आई डोंट नो ब्रो। सर राइट ओनली सर, 50-50 ओनली बोलने वाला ही था मैं। काउंसलिंग, क्या? सर सही ओनली सही बोले सर काउंसलिंग आप। विल नॉट वर्क। हाँ, ओनली काउंसलिंग विल नॉट वर्क। अगर आपने उसको काउंसलिंग, सर काउंसलिंग अगर बढ़िया से काउंसलिंग करे या फिर ओनली काउंसलिंग विदाउट वही मेडिकेशन, मैं बताना बिकॉज चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने सर आर्टिकल पढ़ा था न्यूज में कि जस्ट लाइक ये एंजाइटी डिप्रेशन की मेडिसिन जो है मतलब ज्यादा इफेक्टिव नहीं कर रही, काम नहीं कर रही है। तो मैंने ऐसे न्यूज पढ़ा था सर, तो कुछ इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर, काउंसलिंग देखो, क्या मतलब मैं आपको बताता बढ़िया अगर हूँ, काउंसलिंग अगर करूँ तो। बिल्कुल बिल्कुल, देखो उसमें दो चीजें, अगर आपने तरीके से काउंसलिंग किया है, मान लो आपने किसी एक पेशेंट को 3 महीने का टारगेट लिया है कि 3 महीने 6 महीने में इसको एकदम, इसको जो इसका जो भी ये माइंड में पैथोलॉजिकल है, डिप्रेशन, ये सारी चीजों को हटाना है, आपने उसको टारगेट दिया कि मेरे को 6 महीने में इसका खत्म करना है, आपने काउंसलिंग बहुत की, बट होता क्या है, काउंसलिंग एक टाइम तक बेनिफिट करती है। मुझे लगता है अराउंड अगर आपने उसको 1 to 2 मंथ भी अगर अच्छे से कर दिया ना, तो दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर काउंसलिंग हो भी रही है अच्छे से, आप कर रहे हो, लेकिन अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देन यू हैव टू स्टार्ट द मेडिसिन। तो बात ये है, तो वो ओके सर। आप सिम्टम्स हेलो सर। सिम्टम्स देख के। हाँ बोलिए। हेलो सर। सर ये जो लोग बार बार अधिक गुस्सा करते हैं छोटी छोटी बातों पर, क्या ये एंजाइटी के ही कारण हो जाता है? कौन से क्वेश्चंस? सर मैं ये कह रहा हूँ कि छोटी छोटी बातों पे जो लोग हाइपर हो जाते हैं, बहुत अधिक गुस्से में उत्तेजित हो जाते हैं, क्या वो एंजाइटी के ही कारण होता है? देखिए, सबको तो नहीं बोल सकते, देखिए बात समझिए, कई लोग ऑलरेडी, जैसे जेनेटिकली भी होता है, जैसे किसी के घर में उनके ठाकुरों में ज्यादा होता है ऐसा, अब तो कास्ट ज्यादा वैसा रहा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि घर में भी अगर वैसा माहौल है और इरिटेबिलिटी अगर उन बंदे को है काम करने में, ये सारी चीजों में, अगर ये लंबे समय तक चल रही है, 10 12 30 साल तक, तो जरूर उसको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि मैंने सुना है कि लोग चले जाते हैं बाबा के पास कि मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, ठीक है, अंगूठी पहना देते हैं, बट मुझे ये लगता है कि आपको ये सारी चीज से तो कुछ मिलने वाला नहीं है, ये आप एक माध्यम ढूंढ रहे हो कि मैं अपने आप को डाइवर्ट कैसे करूं, ठीक है, अंगूठी पहनना, ये सारी चीजें, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो आपको जरूर कोई प्रॉब्लम होगी, तभी लोग ने नोटिस किया है। क्योंकि अगर सामान्य की बात करें तो 90% लोग ऐसे होते नहीं है, 100 में 10% में कुछ ना कुछ दिक्कत हुई, तो उनको जरूर इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो वो काउंसलिंग या मेडिटेशन करें या कुछ ऐसा करें जिससे कि उनका जो हाइपर एक्टिव है डिसऑर्डर वो कम हो। तो हो भी सकता है, ठीक है, वो सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितना सिवियर है। हाइपर एक्टिव होना, खड़े हैं बात कर रहे हैं तमाचा मार दिया, तो ये तो प्रॉब्लम है ना। सही है, सब सही और है। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट ये है कि सावधान होना, अटेंटिव रहना और चिंता करने में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे सावधान रहने का मतलब अवेयर होना, पर चिंता करने का मतलब विचारों के गहराई से लगातार सोचते रहना, डीप थिंकर जिसको बोलते हैं या ओवर थिंकर बोलते हैं, जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। इसलिए सावधान रहिए, चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। ऐसा काउंसलिंग का एक बनाया हुआ है, साइकोथेरेपी होना, साइकोलॉजिकल थेरेपी, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर, कॉग्निशन मतलब क्या होता है? क्या बोला सर? कॉग्निशन मतलब क्या होता है? कॉग्निशन, चिंता करते रहना या कुछ सोचते रहना। कॉग्निटिव बिहेवियर, ये एक थेरेपी है। अगर कोई ज्यादा सोचता है तो उसके लिए कॉग्निटिव थेरेपी है, ठीक है। एंड एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, 7 पॉइंट है, कंप्लीमेंटल हेल्थ टेक्निक्स, जैसे कि माइंडफुलनेस, योगा, सेल्फ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं। ये कई तरीके से है, भगवान की उसमें आश्रम में जाना या किसी के थ्रू पूजा करवाना या खुद से करना, अगर इतना है अटेंटिव तो। मेडिकेशन बाय क्वालिफाइड डॉक्टर्स, इसकी दवा अपने तरीके से ना लें, जरूर एक बार
एमडी साइकियाट्रिस्ट या मेडिकल फिजिशियनिस्ट को जरूर दिखाएं, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। तो मैं तो बोलूंगा कि आपको हेल्प लेना चाहिए। अगर किसी भी मरीज को अगर ऐसा है तो उसको जरूर रेफर करें सीनियर डॉक्टर के पास जो इस चीज का मास्टर है। ठीक है। हाउ यू कैन हेल्प टू योरसेल्फ, तो अवॉइड अनहेल्दी रिलेशनशिप, अवॉइड अनहेल्दी कॉम्पिटिशंस, अवॉइड वायलेंस, अनहेल्दी बिहेवियर करेक्ट करें। इरेगुलरिटीज, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं कुछ दिन प्रतिदिन आपसे कुछ गलत हो रहा है लेकिन आप जानते हुए भी वो चीज को कर रहे हैं तो वो गलत है, तो उसको करेक्ट करना जरूरी है। ठीक है। इंट्रोवर्ट नहीं होना है, शाय नहीं होना है। ठीक है। कई लोग होते हैं लेकिन धीरे धीरे टाइम वो चीज सही हो जाती है, तो ये एक मतलब कोई पैथोलॉजी नहीं है, ये चीजें होती हैं धीरे धीरे। अगर आप उस चीज को करते हैं, काम करते हैं, इंट्रोवर्ट चला जाता है। तो ये सारी चीजें ट्रीटेबल है। अवॉइड लोनलीनेस, अकेला रहना, ये सारी चीजें साइंस होते हैं डिप्रेशन के, इसलिए आपको अवॉइड करना है। सोशल होना है, ट्रैवलिंग एंड फैमिली फ्रेंड्स के साथ रहना, ये सारी चीजें हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन। ठीक है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बुक रीडिंग, अगर किसी की हैबिट है एज पर इंटरेस्ट तो वो कर सकता है। हेल्दी फूड लाइक फ्रूट्स काइंड्स, ये सारी चीजें, बादाम एंड ऑल। ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलेड्स, स्पिनच, पालक एंटी स्ट्रेस होता है और एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी होती है पालक में। और गाजर में एक है रिच विद विटामिन ए, सी एंड ए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आंखों के लिए बोलते हैं। सी एंड के का मुझे पता नहीं है। ठीक है। अलॉन्ग विद पोटेशियम हेल्प टू ट्रीट एंड प्रिवेंट द एंजाइटी। तो ये सारी चीजें हैं। एक अच्छा ये बनाया गया है कि आप कैसे अवॉइड करोगे इन सारी चीजों को। तो सर एंजाइटी टाइप्स बता दीजिए। एंजाइटी के टाइप्स आपको स्टार्टिंग में बताए थे, फिर से रिपीट कर देता हूँ। सर वो मैं मतलब थोड़ा लेट से ज्वाइन किया था, एक कोई बार फिर बात बता। नहीं। हाँ हाँ सर आर्टिकल भी सेंड कर दीजिएगा पीडीएफ में। मैं ठीक। हाँ ये आर्टिकल जो पढ़ा रहा मतलब आप दिखा हाँ रहे हैं। हाँ हाँ दिखा रहा हूँ, बता दूंगा। देखो ये है, ये 11 तरीके से हैं। एंजाइटी बेस्ड डिसऑर्डर है, डिप्रेशन बेस्ड डिसऑर्डर है, ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, साइकोसिस है, सिजोफ्रेनिया है, ऑब्सेसिव सर ये कंपल्सिव डिसऑर्डर। मेंटल सिम्टम्स हैं, इसके बाद आएंगे टाइप्स। ये वाले बोल रहे हो क्या? ये वाले ना? इन्हीं का बोल रहे हैं शायद। हाँ हाँ सर। टाइप्स है ना, यही है। हाँ तो मैं आपको हाँ सर। भेज दूंगा। हाँ ये भेज दूंगा मैं। ठीक है, गोपाल जी को भेज दूंगा, उनका नंबर है मेरे पास। जी सर। ठीक है। टाइप्स ऑफ एंजाइटी है, जनरल एंजाइटी, अनकंट्रोल्ड एंजाइटी, सोशल एंजाइटी है, फियर, फोबिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, घबराहट को घबराहट ही बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, पैनिक डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है। ओसीडी एंजाइटी होना, बार बार परफॉर्म करना ऐसी एक्टिविटी जो कि इररिलेवेंट ऑफ बिहेवियर के अगेंस्ट हो। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग जज्ड बाय अदर इन अ सोशल सिचुएशंस ऑफ परफॉर्मेंस एंजाइटी है। तो ये टाइप्स है। ये तो आता होगा, आपके क्वेश्चंस आते होंगे। क्वेश्चन आए ना आए चाहे ना आए सर, नॉलेज के लिए तो जो भी है सर रखना चाहिए। बढ़िया ना। ठीक है। तो ये है, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं चिंता चिता के समान है, इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। सही बात है। ठीक है। अब आपको जो मुझसे कल पूछ रहा था कि सर मेडिकेशंस, ठीक है, तो यार ये देखो, ये अपनी केजी त्रिपाठी में है, जानते होगे? नहीं सर। नहीं सर। त्रिपाठी जी को दवा की बुक है वो, मेडिसिन वाली, और उसमें दवा है तगड़ी एकदम, अच्छे से लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको पढ़ देता हूँ। सेलेक्टिव सीरोटोनिन अपटेक, ये रिसेप्टर्स होते हैं, 5HT1 रिसेप्टर्स हैं सीरोटोनिन, जो कि SSRI जिसको बोलते हैं, ये एसिटालोप्राम चलता होगा, फ्लोऑक्सेटीन है, पैरोक्सिटीन है। ठीक है। इनमें से आप लोग ने किसी को दिया है दवा? नो सर। नो सर। बढ़िया बढ़िया, यही सुनना था यार। ठीक है। ठीक है। सेलेक्टिव नॉन एपिनेफ्रिन रीअप्टेक इनहिबिटर्स हैं, SNRI, जिसको डेलॉक्सिटिन बोलते हैं, वेलनाफ्लेक्सिन है, एंटी साइकोटिक्स हैं, कुटियापाइन और
अरिप्राजोल है, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन्स ये लोग बहुत यूज करते हैं, न्यूरो वाले डॉक्टर्स भी यूज करते हैं, साइकेट्रिस्ट भी यूज करते हैं, ठीक है। जिसको सीजर्स आते हैं उनमें भी ये देते हैं क्लोनाजिपाम, डायजिपाम, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, हाइपर एक्टिव होता है, उसको थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश करता है। एंग्जियोलाइटिक्स हैं, बस पायरॉन है, ठीक है। डिस्क्लेमर जो है ये भी बहुत बड़ी चीज है, ये दवा ओनली अथॉराइज्ड डॉक्टर या क्वालिफाइड डॉक्टर वही प्रिस्क्राइब करे तो ज्यादा बेटर है, आप उससे मेडिकल लीगल से भी बचे रहेंगे। कैन एडवाइज ऑन ट्रीटमेंट फॉर मैनेजमेंट के लिए आप ट्रीट कर सकते हो इस दवा से। सेल्फ मेडिकेशन हार्मफुल है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें रिस्क फैक्टर था, अगर आप ज्यादा सर, ओवर यूज करते हो। इसमें कुछ मेडिकेशन हम लोग यूज करते हैं सर। 4 नंबर पे जो है क्लोनाजिपम है हो गया, हाँ डायजिपम वो हो गया, तो ये करते हो क्या हाँ। मेरे को सुनो, वो पहला वाला जो है ना SSRI, ये ड्रग ऑफ चॉइस है पहली वाली, तो हाँ ये सर। तो लेना मतलब थोड़ा सा रिस्की होता है। वो सिडेशन करता है और फिर आपके बाद उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेशंस में भी चांस होते हैं, इसलिए हम लोग तो नहीं देते हैं। कोई ट्रॉमा का पेशेंट भी आता है तब भी नहीं देते हैं, वो हम लोग कंसल्ट करते हैं डायरेक्ट। तो यही हाँ चीज सर, पूछना वो तो था। साइकोलॉजिस्ट का मेडिसिन है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ओनली फार्मेसी कैन सेल एंड एडवाइस इन ट्रीटमेंट, नो डिस्पेंसिंग, ठीक है। शेड्यूल ड्रग कैटेगरी फॉर द ट्रीटमेंट, ये H में आती है, शेड्यूल H ड्रग कैटेगरी है, ठीक है। ये बहुत अच्छी स्लाइड बनाई गई है, यस सर। ये आपको मैं भेज दूंगा, यस सर, है ना। बहुत अच्छा स्लाइड बना हुआ है सर। वो एक है वो बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, थैंक यू। कौन उनको बहुत बहुत कौन धन्यवाद बनाता है सर ये? हम लोग के कौन तरफ से। बनाता है? बताएंगे, वो बताएंगे बाद में, अभी तो आप पढ़ाई करो, बाद सर में आपको बताएंगे। सर सर आपको कभी देखे नहीं बहुत हम बहुत सर, बस पढ़ते ही बहुत जाते हैं। हम उनके फेस टू फेस कभी हम लोग मिले नहीं आभारी सर। हैं सर, बहुत बहुत आभारी हैं सर जो बना के स्लाइड दे रहे हैं हम लोग को। सर मैं अंकित बोल रहा हूँ सर। सर हम लोग कभी हाँ, मिले नहीं है, फेस टू फेस आपको देखे नहीं है सर, बस पढ़ते रहते हैं आपका लेक्चर सर। क्या एक बात बार कर मीट रहे कर हो? लेते सर। दिखा? एक मिनट सर। हाँ सर, अब देखा सर। ओके सर। तो बढ़िया है। गुरु जी को जानना भी देखना भी जरूरी है सर, मतलब अरे भाई जिनसे बढ़िया बढ़िया एकदम, कोई जरूरत नॉलेज हो तो गेन बताइए। कर रहे हैं सर, उनको सब प्रणाम वणाम करना चाहिए, कौन हमें देखना तो चाहिए। नहीं ठीक है। एलिजिबल बैचलर को देख क्या भोपाल के? हाँ? मोस्ट एलिजिबल बैचलर को देखना चाहते हैं क्या भोपाल के? भाई चलिए जो भी बढ़िया है है। भाई, हमारे लिए तो गुरु ही है ना। आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो और अच्छे से लूंगा। चलिए ठीक है, स्टॉप करते हैं यहीं पे। ओके सर। ये कंप्लीट हो गया एंजाइटी अपना, है ना। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे ठीक पढ़ाते है, हैं सर, ऐसे ही पढ़ाते रहिएगा सर। एकदम एकदम धन्यवाद। यार थोड़ी हिंदी में दिक्कत है, मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। कोई कोई दिक्कत नहीं सर, हम समझ जाते हैं। हाँ कोई कोई वरना दिक्कत नहीं मेरा, सर, सब समझ आ जाता है। हाँ मैंने स्टार्ट तो अपने तरीके से किया था पहले, ठीक है, लेकिन फिर मेरे को लगा कि हिंदी में आप लोग के लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप लोग उसी में पढ़ते हैं, तो इसलिए स्लाइड भी हेल्प लेता हूँ, बनवाता हूँ, तो वो ज्यादा अच्छा है। जिस तरीके से वो बना के मेरे को देते हैं तो बहुत अच्छा बनाते हैं, उनको थैंक यू है। बाकी ये क्लास चलती रहेगी अगले हफ्ते, है ना। सर हिंदी का थैंक यू सर। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।